हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू। चैप्टर 4 के अंदर हम लोगों ने दो वीडियो ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हमने नोट्स डिस्कस किया था, पार्ट 2 में हमने 60 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। भारत के श्रमिक बल में प्राय कितने प्रतिशत अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है? यानी कितने परसेंट लोग आज भी पूरी अपनी जो लाइफ है, अपनी जो अर्निंग है, वो कहां से ले रहे हैं? कृषि से ले रहे हैं। 50%, 65%, 70% या 75%? तो ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है? 1997 का आया हुआ है। उस टाइम के हिसाब से जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट था, यानी 65% जो था बिल्कुल करेक्ट आंसर था। पर अभी की अगर हम बात करें, जो कि 2011 की जनगणना थी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, तो लगभग 55% यानी 54.6% लोग जो है वो अभी एग्रीकल्चर में लगे हुए, कृषि में लगे हुए हैं। तो अभी के हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता इनमें से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, यानी कौन सी एक कैश क्रॉप नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो ये ज्वार जो है वो एक नकदी फसल नहीं है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। जरा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, नकदी फसलें वो फसलें होती है जिनका उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है, यानी जो सिर्फ बेचने के लिए, बिजनेस के लिए किए जाते हैं, ना कि उपभोग के उद्देश्य से। उपयुक्त विकल्पों में से ज्वार को मोटे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है। शेष सभी नकदी फसलें, यानी बाकी को बेचा जाता है, ज्वार को बेचने के लिए नहीं, बल्कि मोटे खाद्यान्न के अंदर रखा जाता है। आर्थिक समीक्षा। भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करती है। सबसे पहले आती है हमारी खाद्यान्न फसलें, यानी वो फसलें जो हम खाते हैं। तो इसमें आता है चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज। फिर दलहन आती है, जो कि गैर खाद्यान्न फसलें, यानी जो नकदी फसलें जिनको ज्यादातर बेचने के ही उद्देश्य से उगाया जाता है। वो कौन कौन सी हमारी? तिलहन है, मूंगफली है, रैपसीड है, सरसों है। रेशेदार में क्या है? कपास, जूट, मेस्ता। बगानी में चाय, कॉफी, रबड़। और बाकी में गन्ना, तंबाकू, आलू। ये सब भी बेचने के लिए ही किए जाते हैं, उपभोग के लिए नहीं की जाती। हमने पिछले वीडियो में 4-5 तरह की क्रांतियों के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर एक दे रखी है काली क्रांति, कि काली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो काली क्रांति है वो बेसिकली मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन और सरसों उत्पादन। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? 2016 का क्वेश्चन है ये। देखो, काली क्रांति, एक तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि काली है, कोयला है, लगा दो, पर ये करते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। काली क्रांति जो है कच्चा तेल जो होता है ना, उससे रिलेट करती है। हमारा जो रॉ पेट्रोलियम होता है, ठीक है, गाढ़ा काला होता है ना, वो भी। चलिए, यहाँ पर कुछ हमें लिस्ट दे रखी है कलर वाली क्रांतियों की। हरित क्रांति, एग्रीकल्चर यानी खाद्यान्न उत्पाद। ग्रे क्रांति यानी भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। गुलाबी क्रांति, क्रांति बोल रहा हूँ, क्रांति, झींगा जो होता है, हमारी झींगा मछली और प्याज, उसके उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, क्योंकि समुद्र नीला होता है। लाल क्रांति टमाटर और मांस, बताने की जरूरत नहीं है। श्वेत क्रांति ऑफकोर्स दूध से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, सरसों वगैरह के उत्पादन से। और काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। तो ये हमारे कलर वाली कुछ क्रांतियां, आप याद कर लेना, आपको फायदा होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि स्पेशल एग्रीकल्चर एंड जो हमारी ये क्या है, रूरल इंडस्ट्री प्लान, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कृषि निर्यात का संवर्धन, खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, तिलहन की खेती बढ़ाना, या फिर दलहन की खेती का संवर्धन? इनमें से क्या चीज है जो कि विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के अंतर्गत आती है? 2010 का ये क्वेश्चन है। तो जो चीज आती है वो है हमारी कृषि निर्यात का संवर्धन, यानी कृषि का सामान ज्यादा से ज्यादा बेचा जा सके। यही हमारा विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना, ठीक है, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करते हैं, भारत में फसल बीमा योजना का शुभ आरंभ कब हुआ? फसल बीमा योजना 1945 में, 1980 में, 1985 में, या 1882 में? क्वेश्चन नंबर कहते हैं, सॉरी सॉरी सर, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सॉरी, 2012 का ये क्वेश्चन है।
तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1985 है। भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल कहते हैं 1885 में खरीफ फसल के दौरान किया गया था, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना CCIS यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का शुभारंभ किया गया था। तो 1 अप्रैल 1985 में फसल बीमा योजना की बात की गई थी। अभी भी आप लोगों को पता है कि कृषि के लिए बीमा जो है दोबारा से एक लाया गया था, जिसके अंदर बोला गया था कि भाई कटाई तक का पूरा बीमा दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट 1960 सॉरी क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई, यानी भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आई। 4 साल दे रखे, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटिव हुआ है, 2016 में भी आया है, 2003 में भी आया है। 1997 से 98, 98 से 99, 99 से 2000 या फिर 2000 से 2001। तो जो करेक्ट आंसर है वो 1999 से 2000 यानी अटल बिहारी वाजपेयी वाला टाइम हो गया ये। इसमें था केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1985 से प्रारंभ व्यापक फसल बीमा योजना की जगह पर रबी मौसम 1919 से लेकर 2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आरंभ की गई, यानी 1985 में व्यापक चल रही थी, CCIS चल रही थी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। उसको हमने क्या कर दिया, नेशनल एग्रीकल्चर बीमा बीमा यानी इंश्योरेंस प्लानिंग में या स्कीम में कर दिया होगा। इंग्लिश में नाम मेरे को भी दिक्कत हो रही है, आई थिंक ये होगा यही, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखा हो, बाढ़ हो, ओला अगर गिर जाता है, चक्रवात आ जाती है, आग लग जाती है, कीट बीमारी आ जाती है, कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है आदि में कुछ भी फसलों की क्षति से कृषकों का संरक्षण प्रदान करना, यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है उससे कृषकों को कोई नुकसान ना हो। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने इसे प्रतिस्थापित कर दिया है, यानी जो हमारी राष्ट्रीय फसल कृषि बीमा योजना थी अब वो क्या बन गई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बन गई है वो, पहले राष्ट्रीय बीमा योजना थी। 67 की अगर हम बात करते हैं तो व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। अभी हमने पढ़ा था कि CCIS जो है वो 1985 से चल रही थी और 1999 से 2000 की जो रबी वाली टर्म थी, यानी रबी क्रॉप का जो टाइम था, उस टाइम पे क्या किया गया था, इसको चेंज करके राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में चेंज किया गया था। तो ऑफकोर्स ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में, यानी कि जो हमारा बजट आया था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया कि भाई खरीफ फसल पे भी ये दिया जाएगा। 5-6, 4-5, 3-4 या 2-3 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 4-5, ठीक है। 1999 से 2000 में जब इसको लॉन्च किया गया तो ये सिर्फ रबी मौसम पे था, ठीक है, लेकिन 2004-5 के बजट में इसे खरीफ की फसलों पर भी लागू किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कौन से साल में की गई, 70 में, 75 में, 90 में या 92 में, 2010 का ये क्वेश्चन है। तो ये बही योजना जो है 1992 में की गई थी, तो इसका डी ही करेक्ट आंसर होगा। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992 में लागू की गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था, ओके। देन क्या दे रखा है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 से 75 जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था क्या, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। देखो आंसर तो दे ही रखा है कि बी करेक्ट है, यानी ये वाला सही है, ये वाला गलत है। क्यों, जरा वो पढ़ लेते हैं।
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-1997 में ऐसे राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था जिनकी अधूरी वृहद या फिर मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने के अग्रिम चरणों में थी। यानी सिंचाई परियोजनाएं जो है वो क्या है कि कहते हैं अब वो पूरी होने वाली है। तो ये राज्यों को क्या कर रहा था, ऋण प्रोवाइड कर रहा था, ये किसानों को ऋण प्रोवाइड नहीं कर रहा था। केंद्र द्वारा प्रायोजित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 74-75 में की गई थी और सिंचाई संभाव्यता का दक्ष उपयोग करने के लिए किया गया था। यानी कि भाई सिंचाई वाला जो एरिया है और सिंचाई का जो विकास है उसको बढ़ाया जा सके, इसीलिए किया गया था। तो हमारा बी करेक्ट आंसर है, ए नहीं है, क्योंकि ए में क्या बोला था, किसानों को ऋण देना, जबकि दिया किसे जा रहा था, राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए ठीक है, ये कौन सा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यह वर्ष 2007-8 में लागू की गई थी। ओके, इस हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2500 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 80% ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी। ओके, और योजना के अंतर्गत खाद्य फसलों का एकीकृत विकास, कृषि का अभियंत्रीकरण और वर्षा पर आधारित कृषि आदि कार्य सम्मिलित थे। 2009 का ये क्वेश्चन है। अब यहां से क्लियर है कि भाई इसका ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है या इनमें से कोई सा भी करेक्ट ना हो, ये दिया जा सकता है। तो जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 16 अगस्त 2007 से संचालित थी, यानी ये वाली बात तो करेक्ट हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2007-8 के अंतर्गत है, ए सही है। इस हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए की व्यय राशि सुनिश्चित की गई थी। यहां 2,500 बोला हुआ है, यानी ये वाली बात गलत है। ठीक है, इसीलिए बी गलत है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 100% अनुमान के रूप में प्रदान होगी। यहां पर 80% बोला हुआ है, तो ये भी गलत है। ठीक है, विकल्प डी सही है, यानी कि योजना के अंतर्गत खाद्य फसलों का एकीकरण, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है कि इसके अंदर खाद्य फसलों का एकीकरण किया गया, कृषि का अभियंत्रीकरण किया गया, वर्षा पर आधारित कृषि आदि कार्य शामिल हुए। ठीक है, तो दो विकल्पों के गलत होने के कारण निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। समझ में आ गई आपको बात, क्योंकि इनमें बोला इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर तो दो दो सही नहीं है, तो कौन सा करेक्ट करोगे आप। वर्ष 2015-16 सॉरी से योजना की वित्त पोषण प्रणाली को केंद्र एवं राज्यों के बीच 60-40, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए ये 19-10 था, कर दिया गया। केंद्र के पास 60%, राज्यों के पास 40%, इधर केंद्र के पास 90% और राज्यों के पास 10%। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्तो पोषण पद्धति 100% केंद्रीय अनुदान। नवंबर 2017 में भारत सरकार ने 15,722 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के से 3 वर्ष 2017-18 से लेकर 19-20 की अवधि हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय एवं समृद्ध राष्ट्रीय एवं संबंध क्षेत्र पुनरुत्थान हेतु लाभकारी दृष्टिकोण, यानी कि RKVY रफ्तार के रूप में जारी रखने हेतु मंजूरी दे दी है। ठीक है, आर के सॉरी RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को रफ्तार के साथ और तेजी से करने की दे दी है, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो, कृषि और संबंधित क्षेत्र का पुनरुद्धार भी करना है और भी लाभकारी चीजें लानी है। तो 15,722 करोड़ 2017 में दिए गए हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त व्यवस्था सही है, यानी कौन सी सही है। राज्य को 0%, केंद्र 100%, राज्य को 25%, केंद्र का 75%, राज्य का 50%, ये 50%, 75%, 25%। तो देखो ये तो तीन हमने कहीं पढ़े ही नहीं है, अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा था। तो ये बोला गया कि भाई देखो जो हमारा 15-16 था, 15-16 के बाद 60-40 कर दिया गया केंद्र और राज्य का, सॉरी उल्टा कर देता हूँ 40-60, क्योंकि राज्य आगे दे रखा है ना। क्या किया गया, या तो 40 किया गया या 60 किया गया है, या तो फिर क्या किया गया 10 किया गया 90 किया गया है।
और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जो 0 और 100 है, तो एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, पहला वाला ए जो है, कि 0 और 100 वाला, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? RKVY में किसको शामिल नहीं किया गया है? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, या फिर कृषि अभियंत्रीकरण, या इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ PCS 2017 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है इनमें से किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY जो है ये 2017 से चालू है। 16 अगस्त 2017 यहाँ पर हमने पढ़ा था। इस योजना के तहत कृषि संबंध क्षेत्रों के अंतर्गत क्रॉप हस्बेंड्री, जिसमें हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, कृषि शोध, शिक्षा, कृषि विपणन, खाद्य भंडारण, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि वित्तीय संस्थाएं, कृषि कार्यक्रम एवं सहकारिता शामिल है। अतः इसके विकल्पगत सभी परीक्षण शामिल होने के कारण विकल्प उत्तर विकल्प ई होगा। इसमें क्या बोल दिया है? कृषि शोध एवं शिक्षा सारे ही बोल दिए, तो इसका मतलब है सारी परीक्षण शामिल है, यानी सारी प्रयोगशाला क्या है इसके अंदर शामिल है। तो किसी एक को नहीं किया गया है, सबको ही किया गया, इसीलिए इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर होगा। 74, आठवीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? वह संख्या है, यानी प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं भारत के पास? तो आठवीं योजना के करीब, आठवीं योजना हमारी कब से कब तक की चली थी? 1992 से 1996 आई थिंक। तीसरी, पांचवी, सातवीं, सातवीं में ब्रेक लगा था, 3 1 2, हाँ ठीक है। 1992 से 1997 तक की, 1992 से 1997 ही थी हमारी आठवीं योजना जो थी। क्लियर? प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र थे? तो हमारे पास 15 क्षेत्र थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था, यानी 15 ऐसे ऐसे इलाके जो अलग अलग जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। 10वीं का मतलब 8वीं हो गई 2002 से, ठीक है, 7, तो ठीक है, तो 2002 से लेकर के 2007 तक का टाइम हुआ ना 10वीं पंचवर्षीय योजना का। 2002 से 2007 इस बीच में चालू की गई थी। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन NHM को एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 2005-6 यानी इसके बीच में चालू किया गया था। यह 10वीं योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास और उत्पादन में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का लक्ष्य वर्ष 2011-12 तक देश में बागवानी उत्पादन को 300 मिलियन टन तथा इसके तहत बुआई क्षेत्र को 40 लाख हेक्टेयर करना था। भारत में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 को बागवानी वर्ष भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये उसके कुछ उद्देश्य हो गए और ये उसका हमारा हो गया 2012 हमारा बागवानी वर्ष है। अब यहाँ पर फिर वही वाली बात आ जाती है, उसी क्वेश्चन का दे दिया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कब किया गया, 5 मई 2005। तो मई 2005 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी कि NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM से आच्छादित है? यानी कौन सा इसके बारे में है, जरा पता करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन चारों में से कौन सा है जो इससे आच्छादित है? इतनी शुद्ध हिंदी क्यों लिखते हैं ये लोग? यूपी PCS है ना, वही वाली बात है। तो यूपी जो है वो इससे आच्छादित है, जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM वर्ष 2005-6 से देश में क्रियान्वित किया जा रहा है, जो कि हमने पढ़ा है। वर्तमान स्थिति यानी कि स्टैटिकल ईयर बुक 2018 के अनुसार पूर्वोत्तर एवं हिमाचली राज्य संघ क्षेत्र
सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश एनएचएम में शामिल है। यानी ये 4-5 राज्य है जो एनएचएम के अंदर शामिल नहीं है, बाकी सभी जो है और केंद्र शासित प्रदेश जो है एनएचएम के अंदर शामिल आते हैं। तो हमने इसके अंदर देखा जम्मू एंड कश्मीर शामिल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल नहीं, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, सिक्किम वगैरह हो गया, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो शामिल होगा, आच्छादित यानी शामिल। वाह। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक मिशन नहीं है इसका? तो पहला दे रखा है वित्तीय सहायता प्रदान करना, ओके, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, शास्त्रोत्तर व्यवस्था यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और मानव संसाधन विकास। तो इनमें से एनएचएम का जो हमारा मिशन नहीं है, जो हमारा उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो है वित्तीय सहायता प्रदान करना। ए हमारा करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी कटाई के बाद जो है उसकी मैनेजमेंट करना है, मानव संसाधन का विकास करना है, लेकिन वित्तीय सहायता को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एनएचएम के अंदर वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करवाई जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, यानी कौन सी ऐसी योजना है जो और वो क्या उपलब्ध कराती है? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये जो योजना है क्या उपलब्ध करवाती है? ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, अतिरिक्त मजदूरी और रोजगार, पेंशन एवं बीमा लाभ, या फिर अनुदानित आवासीय सुविधा। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुधार सुरक्षा योजना जो है 2001 का क्वेश्चन है। 2001 का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 1 जुलाई 2001 को ये आरंभ की गई थी ये योजना। यह योजना जीवन बीमा सुरक्षा, एक मुश्त जीवन लाभ और कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है। तो पेंशन और बीमा जो है ये इसके काम है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? लघु कृषक विकास योजना। अब एक और ये योजना है लघु कृषक विकास योजना, छोटे किसानों के लिए होगा कि ये कब आरंभ की गई? तो ये 2014 का क्वेश्चन है। लघु कृषक विकास एजेंसी प्रोग्राम वर्ष 1971 से देश के 1818 विकास खंडों में आरंभ की गई थी। यह कार्यक्रम छोटे एवं सीमांत किसानों के मूल्यांकन एवं अध्ययन के लिए प्रारंभिक तौर पर असम में कामरूप जिले में आरंभ किया गया था। तो कब किया गया था? ये 1971 में किया गया था। और आप देख सकते हैं इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है 1971 नहीं दे रखा है, इसीलिए कोई सा भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। लघु कृषक विकास योजना जो है ये 1971 में स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो हमारा फूड प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है। ओके, ये जो कानून है ये 67% जनता को क्या करता है? कानूनी रूप से सब्सिडी वाला खाना प्रोवाइड करवाता है। यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को अपने अंदर शामिल करता है, आच्छादित यानी शामिल करता है। इसके केवल 2 अनुच्छेद है जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने ऑप्शन तो देख ही लिया है कि इसका करेक्ट आंसर ये है कि भैया इसमें केवल 2 अनुच्छेद है। और क्या कहता है? एक कहता है कि कीमत की समस्या पे बात करो और दूसरा भोजन की पौष्टिकता के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो ये चीज जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें हमसे पूछा क्या है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमसे पूछा क्या है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो केवल 2 अनुच्छेद है, ये बात जो है ये बिल्कुल ही गलत है। 2 अनुच्छेद नहीं है, इससे ज्यादा अनुच्छेद है। जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम इसकी। सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो कि 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है,
यानी सस्ता खाना, अच्छा खाना, पूरी मात्रा में खाना और पौष्टिक खाना, यह उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार कुल 67% देश की आबादी जो है इसके अंदर आ जाती है। और इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में जो है कथन सी जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि केवल 2 अनुच्छेद जो है वो हमारे पास नहीं है, इससे ज्यादा अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 ये कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पिछली बार बोला था कौन सा सही नहीं है, इस बार बोल रहे कौन सा सही है। तो यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगा। भाई ये तो करेक्ट है, ये तो अभी पढ़ा था हमने। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना, ये हमने अभी तक इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी है। 18 वर्ष से आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला जो होगी वो परिवार की मुखिया होगी। ये करेक्ट है या नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी दे रखा है, यानी कि तीनों के तीनों ही जो है वो करेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, ये यूपीएससी प्री यानी करंट क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट ही क्वेश्चन है। जरा पढ़ते हैं। देश की जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का प्रावधान इस प्रकार है कि भैया 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% जो है शहरी जनसंख्या आएगी। दोनों को मिलाकर के देश का 2/3 भाग यानी 67% जो है इसके अंदर शामिल है। पात्र परिवार को यानी जो भी परिवार है 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए की सब्सिडीकृत क्रमशः चावल, गेहूं और मोटे अनाज दिए जाएंगे और 5 किलोग्राम की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध कराना होगा। तो आप लोग देख ही रहे अभी आप लोगों के आसपास मिल रहा होगा 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा होगा और 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं, बेसिकली 5 किलो अनाज जो है वो मिल रहा होगा। अंत्योदय अन्न योजना आय के अति निर्धन परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दर पर प्रदान किया जाता रहेगा। यानी आय के अंदर जो परिवार आता है उन्हें 35 किलो टोटल प्रति परिवार जो है हमें खाना उपलब्ध करवाना है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई से भी घर में जो बड़ी महिला होगी उसका परिवार के मुखिया के नाम के तौर पर नामांकित करने और उन्हीं के नाम पर राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है कि जो भी 18 प्लस होंगी उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, वो परिवार की मुखिया के तौर पर जानी जाएगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के विशेष प्रावधान है। तो हमने देखा कि ऊपर जो 3 चीजें दे रखी है वो तो तीनों करेक्ट दे रखी है। तो यस, महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड एडल्ट्रेशन अधिनियम को जो कि 1954 में है को प्रतिस्थापित किया। सेकंड, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है केंद्रीय सरकार एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। ये हमसे पूछा गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, या दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है? तो केवल फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सेकंड हमारा करेक्ट नहीं है। महानिदेशक प्रभार वाली बात जो है वो करेक्ट नहीं है। जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने यानी कंसोलिडेट, खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 23 अगस्त 2006 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम द फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड बिल 2006 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। साथ ही इस अधिनियम में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की स्थापना करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के उपबंध भी अधिनियमित किए गए। यह इस अधिनियम ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम यानी 1954 प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट को प्रतिस्थापित किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का गठन किया गया। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यानी कि ये कंट्रोल्ड की जाती है किसके द्वारा? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, जबकि इसमें क्या दे रखा था? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार के रूप में नहीं, तो इसमें बोला गया था कि ये अथॉरिटी में और ये इसके अंदर आता है। पर हमें क्या बोला गया कि नहीं भैया, ये अथॉरिटी में नहीं है, ये आता है किसके अंदर? भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 84 जो है वो क्या कहता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों पे जरा हमें करना है। केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में है। ठीक। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला को राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी। यानी जो 18 प्लस की वुमन होगी वह उसी के नाम पर क्या किया जाएगा? कार्ड इशू किया जाएगा और वही मुखिया कहलाएगी। गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भ अवस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार है। तो पहली चीज जो है कि ये तो करेक्ट है, ये तो हमने भी अपने आसपास देखा है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है कि 1600 कैलोरी वाला पर डे राशन ले जा सकती है, ये तो करेक्ट है नहीं। दूसरा, केवल उन्हीं परिवारों को राशन मिलेगा जो बीपीएल के अंदर आते, नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। हाँ, ये वाली बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर अभी हमने पढ़ाई था इसके बारे में, ये रहा ये पॉइंट। तो केवल दो जो है वो करेक्ट आंसर है, बी हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु वही वाली पूरे का पूरा वही उठा करके दे रखा है। जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता और खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण उसमें खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टीपीडीएस के अंतर्गत राज्य सहायता सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को रखा गया है, जो कि देश का 2/3 यानी 67% हो जाते हैं। चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटे अनाज 1 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह पाने का हकदार है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान पर कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार है। तो ये बात बोली गई है, पर 1600 कैलोरी वाला खाना पर डे ये नहीं दे रखा है। हकदारी के खाद्यान्न एवं भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। राशन कार्ड जारी करने से प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो सबसे बड़ी महिला होगी उसी को परिवार का मुखिया माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य, सुरक्षा मिशन कह ले, का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उच्च उत्पादकता किस्मों की बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, खाद्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना और फसलों में नई विकसित किस्मों पर प्रचार प्रसार करना। इनमें से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? तो उसका उद्देश्य साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना नहीं है। पहली बात तो ये नेशनल NFSM जो है यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया। इसके उद्देश्य क्या क्या है? देश में अभिज्ञात जिले यानी क्षेत्र जिले में क्षेत्र विस्तार, सतत रीति से उत्पादकता वर्धन यानी उत्पादकता को बढ़ाना, वर्धन के माध्यम से धान गेहूं दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी यानी उत्पादन को बढ़ाना, मृदा उत्पादकता और उर्वरकता का संरक्षण। ठीक है, खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना ताकि किसानों को आत्मविश्वास पैदा हो सके। सारी चीजें सही है, लेकिन तो इसके लिए बीज वगैरह हो गए, उर्वरक वगैरह हो गए, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पर भी साख सुविधाओं को बढ़ाने की बात नहीं की गई है, इसीलिए ये इसका मिशन का उद्देश्य नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आच्छादित नहीं है, यानी कौन सी शामिल नहीं है इसके अंदर? दलहन, चावल, गेहूं या मोटे अनाज? तो इसका जो है मोटे अनाज जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि एनएफएसएम, जो कि 2007-8 में रबी सीजन से एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2011-12 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, चावल, दलहन पर क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन यानी कुल 20 मिलियन टन खाद्यान्न पर अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। वर्तमान स्थिति में आच्छादित फसलें कौन कौन सी है? चावल है, गेहूं है, दलहन है, मोटे अनाज है, वाणिज्यिक फसलें हैं। 12वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दलहन और 3 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन का लक्ष्य हमारे पास था। ठीक है, तो इनमें से वैसे कौन सा शामिल नहीं है? मोटे अनाज इसके अंदर शामिल नहीं है, पर यहां पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ? तो अभी हमने पढ़ा था कि 2007-8 में ये रबी फसल के साथ हुआ था, खरीफ के साथ नहीं हुआ था, रबी फसल के साथ हुआ था। जस्ट हमने अभी ऊपर पढ़ा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें शामिल है? गेहूं, चावल, बाजरा, चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं व सस्ते अनाज, गेहूं, चावल व दालें, गेहूं, मक्का व ज्वार। तो हमने अभी पढ़ा था कि गेहूं, चावल व दाल, दलहन तक तो था ही था, तो ये हमारा इसके अंदर शामिल किया गया था। 20 मिलियन टन का जो अतिरिक्त बताया गया था, 10, 8 और 2 मिलियन टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम बात करते हैं। निम्नलिखित फसल में से कौन सी एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सी फसल जो है सम्मिलित नहीं की गई है? तो देखिए यहाँ पर हमारे हिसाब से तो बोला गया था मोटा अनाज, मोटा अनाज ही बोला गया था, जो कि शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक की बात करते हैं, तो उसमें जो 25 मिलियन टन की बात हमने की थी, उसके अंदर हमने मोटे अनाज को भी शामिल किया हुआ है। ये देखिए, 3 मिलियन टन मोटे अनाज। पर वैसे ऊपर की अगर हम बात करें तो गेहूं, चावल और दलहन की ही बात की गई है कि यही तीन जो है ये शामिल है। तो गेहूं, चावल और दलहन तो है ही, तो मोटे अनाज शामिल नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए इसके ऊपर स्टार लगा रखा है। क्योंकि 2013 के हिसाब से थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि भाई 2012 में तो इसको भी शामिल किया गया है, तो शामिल किया गया है कि नहीं किया गया, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? यानी कि फिर वही एनएफएसएम के अंदर कौन सा नहीं आता है? तो गेहूं है, तिलहन है, चावल है, दलहन है। तो सीधी बात है, हमने दलहन की तो बात की है, गेहूं, चावल और दलहन की बात की है, तिलहन की बात नहीं की है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 2008 में आया है, 10 में आया है, 15 में 2 बार आया है। तो यस, तिलहन जो है तो इंपॉर्टेंट, एक टाइप का इंपॉर्टेंट ही कह सकते हो आप। तिलहन जो है एनएफएसएम के अंदर नहीं आता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक लिस्ट पढ़ी थी, थोड़ी देर पहले जो लिस्ट पढ़ी थी मैंने उसे क्या बोला था? मछली उत्पादन, क्योंकि मछली क्या होती है? नीली होती है मेरे पेन की तरह। तो मछली नीली नहीं होती, मतलब मछली समुद्र में पाई जाती है, और समुद्र का कलर कैसा होता है? नीला। तो इसलिए मत्स्य पालन किससे की है? नीली क्रांति से। खाद्यान्न से कौन सी थी? हरित क्रांति थी। तिलहन से कौन सी थी? हमारी कहते हैं पीली क्रांति है। और दुग्ध से क्या है? श्वेत क्रांति है। ठीक है, तो ये हमारा मत्स्य पालन से नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना 9 सितंबर 2006 को एक स्वास्थ्य संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अब बात आती है पित्त क्रांति, संबंधित है उत्पादन से। पित्त क्रांति, तो पहले पित्त का मतलब पीला ही होता है, पित्त क्रांति का मतलब पीला ही होता है। तो मैंने अभी ऊपर बताया कि किससे है? वो तिलहन से होगी, क्यों तेल वगैरह की बात करें। 2007 का ये क्वेश्चन है। तो पित्त या पीली क्रांति जो है उसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। इस क्रांति की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा चलाए गए तिलहन पर तकनीकी मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड से वर्ष 1986 में हुई। इसकी शुरुआत 1986 में हुई। इस मिशन के प्रारंभ में विभिन्न तिलहनों पर 25% से लेकर के 420% तक की वृद्धि दर अंकित की गई। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 का जो अग्रिम हमारा एस्टिमेशन आता है, अनुमान आता है चौथा,
तिलहन उत्पादन 33.4 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि 18-19 में ये 31.5 मिलियन टन उत्पादित था। तो आप लोग देख ही रहे कि ये अभी भी कंटिन्यू इसका असर है और ये लगातार बढ़ता हुआ ही चल रहा है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ये बताओ कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। पुष्पोत्पादन यानी फूल उगाने से, मछली उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, या तोरिया सरसों उत्पादन से। तो हमने अभी पढ़ा हुआ है, सरसों तेल तेल वगैरह की बात हो रही है, तो तेल से ही होगा। मछली से नीली क्रांति है, फूल का अभी है नहीं, और गेहूं उत्पादन खाद्यान्न यानी हरित क्रांति के अंदर आ जाएगा। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। अमेरिकन वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में जन्म भारत में हरित क्रांति का जन्म कहां से हुआ? जन्म स्थली क्या है इसकी? पंतनगर, बैंगलोर, कानपुर या दिल्ली? तो इसका जो है पंतनगर है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 में माना जाता है, इसीलिए इसके दो थे, 60 से 70 का दशक और 70 से 80 का दशक। ठीक है, तो 2 दशकों में क्या हुआ है? 2 बार हरित क्रांति भारत में हुई है। 1966 में माना गया था। भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था, यानी इसके बारे में कौन बात नहीं कर रहा था? एम एस स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी, या फिर रफी अहमद किदवई? तो रफी अहमद किदवई जो है वो इससे शामिल नहीं थे, इससे संबंधित नहीं है वो। भारत में हरित क्रांति 1966 में के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन, यानी भारत में एम एस स्वामीनाथन जो थे वो इसके क्या है? जनक है, फादर है। वर्ल्ड में कौन हो गए? वर्ल्ड में हमारे कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग जो है ये हमारे क्या है? वर्ल्ड के जनक। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो गए? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, उस टाइम पे 1966 के टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सी सुब्रमण्यम की भूमिका भी इसमें अहम रही थी। अतः स्पष्ट है कि ऊपर दिए गए विकल्प में से सिर्फ डी जो है अर्थात रफी अहमद किदवई को छोड़कर बाकी तीनों हरित क्रांति में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? यानी इनमें से कौन सा 20वीं सदी के 60वें दशक यानी 1970 के दशक, 60वें दशक बोला हुआ है ना, कि अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हरी सब्जियों का अत्याधिक तेजी खेती, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज कृषि कार्यक्रम, बीज उर्वरक जल तकनीक, या उनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति के लिए सबसे अच्छी बात यही थी कि भाई बीज उर्वरक और जल वगैरह पे जो है बात आ गई थी, अब लोगों को इसकी समझ आ गई थी। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन बीज उर्वरक जल तकनीक करता है। उच्च पैदावार यानी HYV सीड्स, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग, कृषि ज्ञान के कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लेकर के आया, जिसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वितरित अनाज पर कीमतें बढ़ाने का उद्देश्य, यानी इस पर जो कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा? किसान को आकर्षक कीमत मिले, अनाज का उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, इस योजना से लाभ कमाना। तो इनमें से कौन सा इसका उद्देश्य हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात यही होगा कि इसका निहित उपादान जो है उसका भार थोड़ा कम हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। PDS से जारी खाद्यान्नों पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। PDS द्वारा जारी खाद्यान्नों की कीमतें बाजार कीमतों की अपेक्षा कम होती है, अतः यदि सरकार इसमें कीमतों में वृद्धि करती है तो इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि PDS पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार क्या होगा? सरकार पर कम होगा। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम बात करते हैं,
तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है, यानी ऑपरेशन फ्लड इनमें से किस चीज के लिए आई थी? बाढ़ को रोकना, दुग्ध को रोकना, असम में उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, या फिर कर चोरी के खिलाफ छापा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन के हिसाब से है। श्वेत क्रांति की गति तेज करने से के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 1970 के में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत में विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में 5.68% की वृद्धि के साथ 19-20 में कुल दुग्ध उत्पादन 198.4 मिलियन टन रहा। साथ ही प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 2019-20 में 407 ग्राम प्रति दिन के स्तर पर पहुंच गई थी। और चलिए अब करते हैं अपनी सेंचुरी पूरी। ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम, दुग्धापूर्ति, मत्स्य उत्पादन, या फिर स्वच्छ जलापूर्ति। ये 1992 का क्वेश्चन है। हमने अभी भी पढ़ा है कि जो हमारा ऑपरेशन फ्लड है वो पहली बार दूध के लिए आया था, सेकंड टाइम भी किसके लिए आएगा? वो दुग्धापूर्ति के लिए ही आएगा। भारत में वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान चलाया गया था। अब तक ऑपरेशन फ्लड 1 जो कि 70 से 81 तक चला, फिर ऑपरेशन फ्लड 2 जो कि 81 से 85 तक चला, ऑपरेशन फ्लड 3 जो कि 85 से 95 तक चला, और 4 जो कि 95 से 2000 तक हुआ है। 4 ऑपरेशन फ्लड पूरे हो चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड एक सफल कार्यक्रम सिद्ध हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। सो दैट्स बीन सेड, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 100 तक कवर किए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन मैंने आज कवर किए हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, इसीलिए आज मैं वीडियो में 40 ही क्वेश्चन कवर कर पा रहा हूँ। बाकी जल्दी मैं अगली वीडियो के साथ मिलूंगा, जिसके अंदर, क्योंकि हमने पता है कि इस पार्ट में ये जो चैप्टर है इसके अंदर 175 क्वेश्चन है, और अभी तक हमने 100 किए, तो अभी 75 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, और बाहर की तरफ से भी वो शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको डिस्टर्बेंस हो। तो ये 75 क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, एक 40 का और एक उसका। वरना 75 अगर एक ही पार्ट में लेकर के आओगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग स्टे ट्यून रहे, कनेक्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके पास कमेंट है, कोई भी आपके पास सजेशन है, कोई भी आपके पास एडवाइस है, ताकि मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, और बाकी प्लीज अगर आपको लगता है आपके दोस्तों को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो शेयर करें। थैंक यू, स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर योर टाइम।